वेलकम स्टूडेंट्स, स्काई टीचिंग एकेडमी में आप सभी का मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का भारत आगमन। पहले हमने समझा कि यूरोपीय किस तरह से मार्ग खोज पाए थे, जल मार्ग। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा था इस चीज को कि कोलंबस, और फिर उसके बाद मतलब पहले बार्थोलोम्यू डियाज, फिर कोलंबस, फिर उसके बाद हमने समझा कि वास्को डी गामा किस तरह से भारत आया और उसने यहाँ से मसाले ले जाकर वहाँ 60 गुना लाभ प्राप्त किया। कुछ समय के लिए वहाँ जो लिस्बन जो राजधानी थी पुर्तगाल की, वो व्यापार का केंद्र बन गई थी और मैनुअल प्रथम को मिला था वाणिज्य के प्रधान का पद। तो इस तरह से उस समय तक वहां तक की बातों को हमने पिछली वीडियो में भी समझा है। आगे हम जो बात करेंगे अब वो पुर्तगाली साम्राज्य की बात करेंगे, कैसे कैसे यहाँ पुर्तगालियों ने व्यापार स्थापित किया, कैसे उन्होंने क्या क्या किया है भारत में, उस पर चर्चा करेंगे। तो जब पुर्तगाली यहाँ पे आए थे, पहला अभियान जब पुर्तगालियों का आया 1498 में, उस समय यहाँ की जो दशा थी, उस समय अरब के क्षेत्र में, जो अरब सागर वाला क्षेत्र था, मैप पर हमने आपको समझा रहे थे, तो उस पिछली वीडियो में उस अरब सागर वाले क्षेत्र में अरब व्यापारियों का कब्जा था, जो अरब मुस्लिम थे उनका। और जो कोरोमंडल तट है, वहाँ चेटियार समुदाय और बंगाल की खाड़ी में इसमें चूलिया मुसलमान, इन दो का प्रभुत्व था। मलक्का के तट अलग बंगाल की खाड़ी में, इस वाले क्षेत्र में। तो ये कुछ स्थिति थी व्यापार की उस समय, और ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि इनसे थोड़ा सा संघर्ष भी होता है इनका आगे। तो बात करते हैं 1498 में जब वास्को डी गामा आया, उस चला गया, उसके बाद फिर दूसरा पुर्तगाली अभियान आया था 1500 में। ठीक है, 1500 में जब दूसरा पुर्तगाली अभियान आया 2 साल के बाद, तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया था। पेड्रो अल्वारेज कहीं कहीं अल्वारेज भी लिखा मिलता है, अल्वारेज कैब्रल, इसके नेतृत्व में ये अभियान, दूसरा अभियान आया था यहाँ पर। और इसके साथ आया था बार्थोलोम्यू डियाज। ये वही बार्थोलोम्यू डियाज है जो हमने आपको बताया था कि 1487 में जिसने तो उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी, जिसको हम तूफानी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, उसकी खोज जिसने की थी, वहां तक का मैप भी इसी ने तैयार किया था। उसके बाद वास्को डी गामा आया, और फिर जब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया है तो ये उसके साथ में आया दोबारा में। और इस पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को हम ब्राजील के खोजकर्ता के रूप में भी जानते हैं। ब्राजील के खोजकर्ता के रूप में भी हम पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को जानते हैं। और एक बात है, इसके साथ लगभग 1200 लोग रहे थे। और जब ये आया था, इसके साथ इतना बड़ा दल था, तो इसने जो अरब व्यापारी थे अरब सागर में, उनके एक जहाज को पकड़ के जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट में दे दिया था। फिर इसने भी बहुत मुनाफा कमाया यहाँ से जाने के बाद, मसाले वगैरह ले जाकर। मुख्य रूप से भारत और जो पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ से रेशम, मसाले और कुछ सूती वस्त्र भी, इन सब चीज़ों का उद्योग हुआ करता था, व्यापार। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ कमाता है। उसके बाद बात करते हैं फिर 1500 के बाद दोबारा, सन 1500 के बाद दोबारा 1502 में 1502 में 4 साल के बाद, ठीक 4 साल बाद वास्को डी गामा दोबारा वापस आता है। 4 साल बाद, याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद रहेगा। 4 साल के बाद जब दोबारा वास्को डी गामा वापस आता है, तब ये सोचता है कि अरब व्यापारियों के व्यापार को कैसे भी फीका किया जाए और वहां पे कब्जा किया जाए, और जो जमोरिन रहता है उसको टैक्स वगैरह जितना है, सब व्यापार वाले जितने व्यापारी होते थे उनसे चुंगी वगैरह मिलती थी, जहां जहां जो वहां पे आते थे। कुछ मुख्य व्यापार तो नहीं था वहां से, लेकिन चुंगी वगैरह से उसको अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो इसका संघर्ष हो जाता है, हमला कर देता है वहां पे। ये आता है ऐसा, दूसरे बार में जब ये आया तो इसने एक आक्रमण किया था कोचीन में, इस तरह से आता है। तो जब वास्को डी गामा दूसरी बार आया था, तो इसके साथ अल्बुकरक भी आया था, जिसको आगे आप पढ़ते हैं कि वो 1509 में जो है गवर्नर बन के आया था। तो जब ये लोग यहाँ आए तो इनको जरूरत महसूस हुई कि कुछ व्यापारिक हिसाब किताब स्थायी बनाया जाए यहाँ। तो 1502 में आया था दोबारा वास्को डी गामा। ठीक है, साथ में अल्बुकरक भी था, साथ में अल्बुकरक भी था। और 1503 में फिर इन्होंने क्या किया, 1503 में कोचीन में, ऐसे ही याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा, 1503 में कोचीन में अल्बुकरक की सहायता से, इसके प्रयासों से वास्को डी गामा ने एक फैक्ट्री वहां स्थापित की। स्थापित की
जो पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो कोचीन में हुई थी, 1503 में हुई थी। ये बात आप याद रखिएगा। इस कोचीन को वर्तमान कोच्चि के नाम से जानते हैं केरल में, ठीक है। तो कोचीन में ही इसने पहली फैक्ट्री स्थापित की, ये बात आप क्लियरली याद रखिएगा। और पहले जो भारत में आने वाले हैं वो पुर्तगीज ही हैं। तो यहां तक की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं 1505 में दूसरी फैक्ट्री भी एक स्थापित की गई कन्नूर में। दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई कन्नूर में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की गई। इस कन्नूर की फैक्ट्री के बाद जब एक दो स्थायी फैक्ट्रियां बन गई, सब यहाँ का हिसाब किताब व्यापार का चालू हो गया, तो यहाँ पुर्तगालियों ने कुछ स्थायी गवर्नर भेजना शुरू किए। तो फिर बात करते हैं कि इनका जो साम्राज्य था वो किस तरह से यहाँ पे फैला था उसकी। मैप में हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से हरमुज, अदन, मलक्का और गोवा कोचीन वगैरह इनके सबके बारे में समझाया था। तो अभी हम देखते हैं कि इनका 4 हिस्सों में इनका साम्राज्य बटा हुआ था। अगर देखा जाए तो एक और अदन जो अरब सागर की अफ्रीका में जो ऊपर के हिस्से में पड़ता है, अदन की खाड़ी जो यमन में है, यमन का हिस्सा है अदन, ठीक है। तो वहां पर मतलब जो है खाड़ी है, अदन की खाड़ी। तो उस खाड़ी पर जो है उस वाले क्षेत्र में, पूरे एक क्षेत्र में, अफ्रीका वाले क्षेत्र तक एक हिस्सा था। एक हरमुज वाले में था पूरा एक हिस्सा ऊपर वाले क्षेत्र में, और फिर एक कोचीन और गोवा वाला क्षेत्र जो वहां पर एक हिस्सा था, और चौथा हिस्से में गवर्नर मलक्का में स्थापित किया गया। 4 हिस्सों में बांट दिया गया था पूरे साम्राज्य को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हरमुज, अदन, गोवा मान लीजिए, बाद में गोवा हो गया था स्थायी राजधानी 1530 के आसपास। फिर हाँ, यहाँ पे मलक्का, तो ये जो है 4 हिस्से थे इनके साम्राज्य के। अब बात करते हैं 1505 से, जहां पे कन्नूर की फैक्ट्री स्थापित कर दी थी हमने, उसके बाद से। तो इस 1505 में फिर स्थायी गवर्नर जब आने शुरू हुए, तो पहला गवर्नर आया था 1505 से 1509 तक जो रहा है, ठीक है। इस टाइम पीरियड तक जो गवर्नर रहा उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जिसका नाम था, वो गवर्नर बन के पहली बार 1505 में भारत में आया। और इसने जो काम, इसको जो सरकार की ओर से निर्देश दिए गए वो कुछ इस तरह के दिए गए कि तुमको वहां जाना है और दुर्ग वगैरह बनाने हैं, और जो है समुद्र के जो व्यापार है उस पर नियंत्रण की दृष्टि से तुमको कार्य करना है। तो इसने आते ही व्यापार पर अपना मुख्य उद्देश्य बनाया, व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और शांति के साथ व्यापार पर फोकस किया। तो इसीलिए इसकी जो पॉलिसी थी उसको शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी ये इसका पहला काम था, यहाँ के शांति से व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहां तक इसने काम किया। उसके बाद 1508 में इसका एक संघर्ष होता है। यहाँ के मुस्लिम व्यापारी जो रहते हैं गुजरात, मिस्र और तुर्की के, तो उनसे इसका संघर्ष होता है 1508 में। हम उसको याद रखते हैं गुमितू के नाम से। गुमितू को आप समझ सकते हैं गुजरात, मिस्र, तुर्की। गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त नौसैनिक बेड़े से इसका संघर्ष होता है 1508 ईस्वी में, और उस संघर्ष में इसका पुत्र मारा जाता है। और पराजित होता है ये, ठीक है। इस युद्ध में इसका एक पुत्र मारा जाता है, पराजय हाथ लगती है। और इस तरह से फिर जब इसको यहाँ पराजय मिल जाती है, गुजरात, मिस्र, तुर्की का जो संयुक्त बेड़ा है वो जीत जाता है, तो जब इसको जाने का समय आता है 1509 में, तो इसका भी संघर्ष रहता है, कुछ मन में रहता है ऐसा कि दोबारा जड़ा कर लेता है 1509 में इसी बेड़े के साथ में। 1509 में ये दोबारा संघर्ष करता है और पराजित करता है। 1509 में दोबारा संघर्ष करता है और इनको गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त नौसैनिक बेड़े को पराजित करता है।
और ये इस युद्ध के बाद से समुद्र पर जो अरब सागर वाला क्षेत्र था उस पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। इसके बाद 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चला जाता है और गवर्नर बन के आता है अल्बुकरक, वही अल्बुकरक जो वास्को डी गामा के साथ भारत आया था, जिसने कोचीन की फैक्ट्री 1503 में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकरक के नाम से जानते हैं इसको। अल्फांसो डी अल्बुकरक, अल्फांसो डी अल्बुकरक जो आता है ये 1509 में आता है और 1509 से 1515 तक रहता है भारत में शासन में। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकरक यहाँ जो कार्य करता है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसके कार्यों को समझना बहुत जरूरी है। ये शुरुआत करता है 1510 में। सबसे पहले 1510 में ये आदिल शाही चलती है उस समय गोवा वाले क्षेत्र में, आदिल शाही सुल्तान हुआ करते थे। तो आदिल शाही सुल्तान से ये गोवा जीत लेता है। सबसे पहले 1510 में गोवा पर अधिकार करता है। 1510 में गोवा पर अधिकार करता है और 1511 का जब समय आता है तब ये मलक्का जो प्रमुख केंद्र है पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्रीज हैं, सुमात्रा और जो मलय प्रायद्वीप है उसके बीच जो मलक्का जल संधि पड़ती है, मलक्का वाले क्षेत्र पर जो मंडी थी एक मुख्य, उस पर ये कब्जा कर लेते हैं 1511 में अल्बुकरक। ये इसकी दूसरी अहम सफलता रहती है। इसके बाद बात आती है 1515 की। 1515 में हमने आपको बताया जो हरमुज फारस की खाड़ी में जो हरमुज जल संधि पड़ती है उस हरमुज स्थान पर ये कब्जा करता है 1515 में। ये इसकी 3 अहम जीत रहती हैं, विजय रहती हैं। इस तरह से ये पुर्तगालियों को पूरी तरह से समुद्र में स्थापित करके छोड़ देता है, पूरी तरह से स्थापित कर देता है और इनका प्रभुत्व चलने लगता है यहाँ पर। तो इसके बाद हम बात करेंगे अल्बुकरक के बाद 1515 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ इसके काम और भी रहते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जब यहाँ आता है, पुर्तगालियों को यहाँ स्थायी रूप से स्थापित कर देता है, तो ये पुर्तगालियों को प्रेरित करता है कि वो यहाँ की स्त्रियों से विवाह करें, स्थायी रूप से यहाँ बस्तियाँ बसाने की इसकी मंशा होती है। तो इस तरह के इसके कुछ कार्य रहते हैं प्रमुख। तो अब बात करते हैं आगे। पंद्रह सौ 24 का जो टाइम पीरियड आता है इसमें दोबारा वास्को डी गामा वापस आता है। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी बीच में महत्वपूर्ण नहीं है कोई भी आने वाले, आध लोग और भी आते हैं लेकिन उनका कुछ खास योगदान नहीं है। लेकिन वास्को डी गामा का अक्सर पूछा जाता है। ये 3 बार भारत आया था, 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। इस बात को याद रखिएगा। जब तीसरी बार जब ये भारत आता है तो गवर्नर की हैसियत से, वायसराय की हैसियत से आता है भारत में। और 1524 में सितंबर के आसपास ये आता है, सितंबर में 1524 में, और दिसंबर में लगभग इसकी मृत्यु हो जाती है। दिसंबर में 1524 में इसकी डेथ हो जाती है। तो 2-3-4 महीने रहता है ये भी। दोबारा आने के बाद कुछ खास योगदान नहीं होता है इसका, तो इसलिए इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं। और जो भी आए हैं उनका कोई खास योगदान नहीं है, इसलिए उनको भी नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा कितनी बार आया था, वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई। कोच्चि में ही इसका कुछ हिसाब किताब बनाया गया था एक चर्च में, तो इसीलिए वो इसको पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं। आगे जो दूसरे प्रमुख व्यक्ति आए हैं उनका नाम है नीनो डी कुन्ना। तो अब इनकी बात करेंगे, नीनो डी कुन्ना की। तो आगे बात करते हैं नीनो डी कुन्ना की। तो जो नीनो डी कुन्ना था ये 1529 में भारत आया था
और 29 से फिर 1538 तक ये यहाँ रहा। कुछ इसके कार्यों को देख लेते हैं, इसके भी कुछ कार्य रहे प्रमुख। इसका सबसे पहले नाम आता है जो इनकी औपचारिक राजधानी बनी गोवा, उसके लिए। तो सबसे पहला काम इसने 1530 में किया, गोवा से, कोचीन से जो मुख्यालय है उसको गोवा स्थानांतरित कर दिया। कोचीन से मुख्यालय गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो इस तरह गोवा जो था पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बन गया, ठीक है, 1530 में। तो यहाँ आके राजधानी परिवर्तन हुआ था। गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, लेकिन मुख्यालय तब कोचीन ही रहा था, ठीक है। अब कोचीन से मुख्यालय जब गोवा स्थानांतरित हो गया तो 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी जो है औपचारिक रूप से गोवा बन गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1534 में बसीन पर अधिकार किया। बसनी लिख दिया, बसीन या बेसिन ये लिखा मिलता है, ठीक है। बसीन पर 1534 में इसने अधिकार करा और फिर उसने कुछ पुर्तगाली बस्तियां बसाना शुरू करी। हुगली में इसने, बंगाल में हुगली में कुछ बस्तियां बसाई। उसके साथ साथ सेंथोमे में भी इसने कुछ बस्तियां बसाई। तो हुगली सेंथोमे में इसने कुछ बस्तियां बसाई, बसीन पर अधिकार किया 1534 में। 1535 में इसने जो दमन दीव वाला क्षेत्र है उसमें जो दीव है उस पर अधिकार कर लिया था। 1535 में 35 में इसने दीव पर अधिकार किया। और इसके बाद जब बात आई थोड़ा सा आगे बढ़ी तो 1538 में जो टाइम पीरियड था, उस 1538 के समय में इसके हाथ से अदन जो था वो तुर्कियों के पास चला गया था। मतलब अदन इनके पास आया नहीं था, तुर्कियों का उस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया, ताकि तो अरब वाले जो व्यापारी थे वो भी थोड़ा डिस्टर्बेंस में इनके लिए आ गए थे 1538 आते जब तक ये गया तब तक, ठीक है। तो अदन जो क्षेत्र था वो इनके कब्जे में नहीं रहा था, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद अब बात करेंगे हम, ये तो इसके कुछ कार्य थे, नीनो डी कुन्ना के प्रमुख कार्य जो पूछे जाते हैं। इसने कुछ बस्तियां बसाने की कोशिश की थी, हमने बताया आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनका क्या क्या, कैसे इनका मतलब जो यहाँ से पतन शुरू हुआ और कैसे पुर्तगाली साम्राज्य की समाप्ति हुई। लगभग 16वीं शताब्दी तक आ गए थे ये पूरे फॉर्म में, इनका पूरे क्षेत्र पर कब्जा था बढ़िया से, जितना समुद्री क्षेत्र था उस पर। उसके बाद में फिर आना शुरू हुए डच, अंग्रेज, उनसे इनके कुछ संघर्ष हुए, तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। तो जब थोड़ा समय बीता तो 1602 के आसपास बाटम के समीप डचों ने इनको पराजित किया। पहली हार इनकी डचों से हुई। फिर उसके बाद 1611 में अंग्रेजों ने भी अपना जौहर दिखाया। पहले तो उन्होंने अंग्रेजों को खुद ही इजाजत दी थी, लाए थे व्यापार करने के लिए डचों से मुकाबला जब बढ़ा तब, लेकिन फिर बाद में डचों से भी 1611 में इनका संघर्ष हुआ स्वाली में। स्वाली के युद्ध में 1611 में अंग्रेजों से ये पराजित हुए, अंग्रेजों ने पराजित किया। ये मुख्य युद्ध है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वाली, इसको कुछ हम इस तरह से याद रखते थे, रख सकते हैं, 16 साल की थी और बनती थी 11 साल की लली, स्वाली, ठीक है। ऐसे ही हमको कुछ याद रहता था, तो हमें याद है कि 1611 में स्वाली का युद्ध अंग्रेजों के साथ पुर्तगालियों का हुआ था। इसके बाद बात करते हैं, फिर मराठे भी पीछे नहीं रहे। सास्ती बसई जो क्षेत्र हुआ करते थे पुर्तगाली बस्तियां, वो मराठों के कब्जे में आ गई 1739 के आसपास। उस पर मराठों ने अधिकार कर लिया। मराठों ने सास्ती बसई करके बस्तियां थी जो, इन पे मराठों का अधिकार हो गया। कासिम खान ने शाहजहां के समय में इनका जो एक मुख्य क्षेत्र हुआ करता था हुगली, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये इनका जो पराजय का सिलसिला था ये चलता रहा और एक टाइम आया कि इनके पास केवल 3 क्षेत्र बचे रह गए, दमन, दीव और गोवा। यहां से इनको निकाला गया था 1961 में विजय अभियान के द्वारा, आप सभी को याद होगा,
ठीक है, तो यहां तक ये रहा इनके मतलब जो पूरा आने और जाने का क्रम। अब कुछ बात करते हैं थोड़ा सा कि इनका जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको एक नाम दिया गया था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया कहा जाता था इनके जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको, ठीक है। और इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी उसको कहते थे कार्टेज कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, आर्मेडा काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था। दरअसल इसमें कुछ इस तरह से था, जो आर्मेडा रहता था उसके पीछे काफिला मतलब जो उसका बल रहता था, और ये लोग क्या करते थे, कुछ व्यापार इन्होंने प्रतिबंधित कर रखे थे कि जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, निषिद्ध था उनके लिए। तो ये जहाजों के पीछे इनका एक काफिला चलता था, जो अरबी जहाज होते थे या अन्य व्यापारियों के जहाज होते थे, उनके साथ उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लूटपाट ना हो इसलिए, और ये जो निषिद्ध व्यापार है उस पर नजर रख सके, इसलिए इस व्यवस्था को इन्होंने जन्म दिया था, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था को। तो ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इनकी व्यवस्था थी। 1562 ईस्वी में एक पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी। साथ ही साथ एक बात और पूछी जाती है, ईसाई धर्म न्यायालय आप देखिएगा 1562 में, ईसाई धर्म न्यायालय, ईसाई धर्म न्यायालय 1562 में स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है, गोवा में। तो गोवा में, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इनका थोड़ा सॉरी 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी गोवा में इन्होंने। और संत जेवियर करके थे, जेसुइट मिशन 3 अकबर के दरबार में आए थे, मसीही मत था इनका। वो उन्होंने सोचा कि अकबर जो है शायद मसीही मत स्वीकार कर ले, तो ये शायद 1562 में आए थे। तो जब ये मसीही मत की बात चली तो अकबर के दरबार में जब पहला मिशन गया तो उन्होंने बहुत बढ़िया से उनका बात किया। अकबर सभी विद्वानों से अच्छे से बात करता था, तो इनको लगा हो सकता है कि अकबर मसीही मत स्वीकार कर ले। तो ये याद रखिएगा, 3 जेसुइट मिशन जो है अकबर के दरबार में आए थे। अकबर के दरबार में आए थे। एक प्रश्न इन्होंने धार्मिक चीजों से जो खिलवाड़ किया था उसके विषय में बनता है, सती प्रथा को मतलब जो है अल्बुकर्क ने प्रयास किया था, क्योंकि वो चाहता था कि विधवाएं जो होती हैं उनसे शादी कर लें पुर्तगाली लोग और यहाँ स्थायी बस्तियां बसा लें। तो इसने वो सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले काम अल्बुकर्क ने किया था, ये बात आप याद रखिए। पुर्तगालियों में अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक का प्रयास किया था। ये इनके कुछ अन्य कार्य थे जिनकी हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पुर्तगाली भारत में लेकर क्या आए थे। तो बात करते हैं कि पुर्तगाली भारत में लेकर क्या आए थे। शायद एक चीज गलत बीच में बोल गए हैं, उसको करेक्ट करते हैं। जो 1542 सन था उसमें संत डिसूजा के साथ संत जेवियर भारत आए थे। जो ज्यूस संत थे वो 1542 में आए थे भारत, ठीक है, ये करेक्ट करना था। इसके बाद फिर वो अकबर के दरबार में आते रहे, बाद में 62 तक आए होंगे, इसीलिए मतलब वो सन हमको शायद याद था, ठीक है। तो डस्टर देना कर। तो आगे देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली लाए क्या क्या थे। तो पुर्तगाली जो है मध्य अमेरिका से आलू, मक्का,
तंबाकू, ये सब लाए थे। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी, पहली प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने ही लगाई थी। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली ही लाए थे, पुर्तगालियों ने स्थापित की। ठीक है, तो पहली प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने स्थापित की। अब इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीजें जगह जगह घूमते थे, जो घूमते रहे तो उन्होंने जगह जगह से घूमते हुए और भी चीजें यहाँ पर वो लाए। तो उसमें बहुत सारी चीजों का नाम है, जैसे तो ये तो आपने जान ही लिया। इसके बाद बात करें तो पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सारी चीजें पुर्तगाली लाए थे। लिख देते हैं एक बार, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची, शकरकंद, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची, शकरकंद और संतरा। ये इतनी सारी चीजें पुर्तगाली जगह जगह भ्रमण करते थे, जहां जहां से उन्हें जो मिला उन्होंने भारत को जो दिया है, जो भारत को वो लेके आए भारत तक, वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद एक बात शेष रह जाती है, ये तो हो गया पुर्तगाली क्या क्या भारत लेकर आए थे वो, और हमने सब कुछ पुर्तगालियों के बारे में लगभग पढ़ लिया। तो बात करते हैं कि पुर्तगाली शासन में कुछ, हाँ ये कहना चाह रहे थे हम कि जो पुर्तगाली थे इनका यहाँ से मतलब जो है पतन के मुख्य मुख्य कारण क्या रहे, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, ये रह गया था। तो हमारा कहना था कि एक तो ये सारे अंग्रेज जो आए उनसे जो इनके संघर्ष शुरू हुए, बाकी प्रतिस्पर्धा यहाँ शुरू हुई, वो तो हुई हुई। साथ में जो उधर दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है उसमें स्पेन का और इनका ब्राजील का थोड़ा रुझान बढ़ा, उधर ब्राजील कह रहे हैं, पुर्तगालियों का थोड़ा रुझान बढ़ा, तो ब्राजील वाला जो हिस्सा है उस पर इनका फोकस पड़ गया था। तो ब्राजील की तरफ इन्होंने देखना शुरू कर दिया उसी समय। तो दक्षिण अमेरिका में बाकी स्थान जितने हैं वो स्पेन के कब्जे में रहे मैक्सिमम, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्राजील की भाषा पुर्तगीज भाषा है ब्राजील की आधिकारिक, वो इसलिए हम ये चीज सोच रहे थे कि क्या खास है, पेपर में पूछा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्राजील की जो भाषा है वो पुर्तगीज ही है, क्योंकि यहां से इनका उधर की तरफ जब रुझान बढ़ा तो ये इधर इनका ध्यान कम हो गया और धीरे धीरे यहाँ पे बाकी जो है आते गए व्यापारी। अब जैसे भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद फिर डेनिश और स्वीडिश जो भी फ्रांसीसी वगैरह हैं, सबके बारे में इन डिटेल हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन फैक्ट्री स्थापित करने के मामले में अंग्रेज आगे रहे थे डचों से, ये बात याद रखिएगा। तो आज इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो पढ़ के तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आगे तक बच्चों तक, और हमको थोड़ा उत्साह मिले ताकि हम आगे भी इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको देते रहें। धन्यवाद छात्र।